वेलकम टू मानविका WCIS। यदि कुछ अलग करने की चाहत है तो दिल और दिमाग में टकराहट तो अवश्य होगी, लेकिन आपको दिल और दिमाग दोनों पर नियंत्रण रखना होगा। इसलिए कुछ अलग करना चाह रहे हैं तो दिल और दिमाग दोनों पर नियंत्रण रखें और उस कार्य को करते रहें। आप जैसे कि जानते हैं कि हम फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 12 को पढ़ चुके हैं, और आर्टिकल 12 में हमने डिटेल में समझा था स्टेट क्या है, स्टेट की डेफिनेशन को समझा था। और अब हम आर्टिकल 13 को समझेंगे। आर्टिकल 13 क्या कहता है, इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको ये मूल अधिकारों से असंगत है उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, उनसे संबंधित प्रोविजंस दिए गए हैं। अब ये क्या कह रहा है, क्या चीज़ है, समझिए। और सबसे पहले ये समझिए आर्टिकल 13 इसमें शामिल ही क्यों किया गया था। पार्ट 3 जो कि मूल अधिकारों से संबंधित है, उसमें अब स्टेट के आर्बिट्री एक्शंस से बचाने के लिए, जो कि स्टेट के जो भी आर्बिट्री एक्शंस हैं यानी कि मनमाने कृत्य हैं, उनसे बचाने के लिए आर्टिकल 13 को शामिल किया गया था। अब कैसे, जो उनके मनमाने कृत्य कौन से हैं। अब जो स्टेट जो है कोई भी लॉ बनाता है, कानून बनाने का काम, मतलब जो इसकी संस्था है कानून बनाने की, क्या है, लेजिस्लेचर। तो उसमें क्या है, प्रोविजंस जो भी लॉ के होते हैं उनमें उनको इस तरीके से जज किया जाता है कि उनका कितना इम्पैक्ट फंडामेंटल राइट्स पे पड़ रहा है। तो यानी कि जो भी लॉ बनेगा उनके सारे प्रोविजंस को देखा जाएगा कि उनके किसी प्रोविजन का इफेक्ट फंडामेंटल राइट्स पर तो नहीं पड़ रहा है। फंडामेंटल राइट्स किससे दिए हुए हैं, व्यक्तियों को मिले हुए हैं, और उसमें सिटीजन्स को भी हैं, नॉन सिटीजन्स को भी हैं। तो अब ये चीज देखी जाती है कि उनमें मूल अधिकारों पर कितना प्रभाव किसी लॉ का पड़ रहा है, यानी कि लॉ के हर प्रोविजंस का। तो उसी से संबंधित सारी चीजें दी हुई हैं कि अगर पढ़ रहा है तो क्या होगा, ये सारी चीजें दी हुई हैं। अब इसमें 13 आर्टिकल में कौन कौन से हैं, अब देखते हैं क्या क्या लिखा है। अब जैसे 13(1) है, 13(1) इसमें क्या लिखा है, इसको जो इसमें लिखा है संविधान से पूर्व की विधियां। अब हमारा जो देश में है, किस तरीके के कानून काम कर रहे हैं। कुछ कानून ऐसे हैं जो संविधान बना था, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उससे संविधान के लागू होने से पहले के भी बहुत से कानून इस समय चल रहे हैं। और संविधान जब लागू हो गया तो उसके बाद में कानून बनाए गए, तो वो भी हैं। तो दोनों कानून चल रहे हैं। तो इसमें जो 13(1) है, इसमें क्या दिया हुआ है, संविधान के पूर्व की जो विधियां, यानी कि विधियां। अब इसे विधियों को समझेंगे तो विधियां कहें, लॉ कहें, एक्ट कहें या कानून कहें, ये सब चीजें एक ही समझिएगा आप। तो संविधान से पूर्व की विधियों से संबंधित है ये। अब कहता क्या है ये, पहले तो इसे साधारण जो लिखा हुआ है वो मैं बता देता हूँ। जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है संविधान के प्रारंभ प्रारंभ कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। उससे ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस मात्रा तक वह इस विभाग के उपबंधों से असंगत है। अब इससे क्या है कि असंगत मतलब फंडामेंटल राइट से असंगत, तो उस मात्रा तक शून्य होंगी। अब इस चीज को समझेंगे आगे, बस अभी इतना समझ लीजिए कि जो भी उसके क्लॉजेज यानी कि उसके जो भी प्रोविजंस होंगे, जो संविधान से पहले की लॉ हैं, उनके कुछ प्रोविजंस जो भी ऐसे होंगे जो फंडामेंटल राइट्स से असंगत होंगे, यानी कि उनसे मेल नहीं खाते होंगे, या उनको उनका हनन करते होंगे या उनको वायलेट करते होंगे, तो उन चीजों वो शून्य हो जाएंगे। अब शून्य कैसे हो जाएंगे वो हम आगे समझेंगे। तो अब इसी तरीके से जो 13(2) कहता है क्या है, संविधान के बाद जो विधियां हैं उनसे संबंधित क्या बातें हैं। और फिर ये आर्टिकल 13 क्या कहता है, आखिर ये विधियां हैं क्या। ये दो शब्द हैं इसमें, एक तो दिया है लॉ यानी कि विधि क्या है, और लॉ इन फोर्स यानी कि जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज है उनके बारे में लॉ इन फोर्स कहा गया है। तो ये चीजें हैं क्या इनके बारे में। अब आर्टिकल जो 13(4) क्या कहता है, वो कहता है कि ये उपबंध 24वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ये कहता है कि इस आर्टिकल की कोई भी बात आर्टिकल 368 के अधीन किए गए संविधान संशोधन की
के किसी भी संशोधन पर लागू नहीं होगी। यानी कि इसमें एक दूसरे शब्दों में क्या, आर्टिकल 368 के अधीन जो भी संशोधन होंगे संविधान में, वो क्या एक लॉ की तरह माने जाएंगे, कानून की तरह माने जाएंगे या नहीं। यानी कि जिस तरीके से अगर लॉ को हम फंडामेंटल राइट्स के वायलेट होने की वजह से देखते हैं तो क्या फर्क पड़ता है, तो इनको भी क्या उसी तरीके से देखा जाएगा। तो बस ये कहा गया है कि इनको उसको विधि की तरह इनमें जो विधियां हैं इसकी तरीके से एक विधि नहीं माना जाएगा। तो इससे संबंधित बाकी डिटेल जो है वो आगे समझेंगे, लेकिन अभी केवल इतना है कि इतना समझ लीजिए, ये 13(1) है संविधान से पूर्व की विधियों से संबंधित है, 13(2) संविधान लागू होने के बाद की विधियों से संबंधित है, और 13(3) में विधि को परिभाषित किया गया है, और 13(4) जो है आर्टिकल 368 के अधीन किए गए संविधान संशोधन से संबंधित बात कहता है। अब समझते हैं आर्टिकल 13(1) आखिर है क्या, एक्चुअल में क्या चीज है। ये जो शब्द इतने लिखे हुए हैं हमारे संविधान में, वो आखिर कह क्या रहे हैं। संविधान से पूर्व की विधियां उस सीमा तक शून्य होंगी जिस सीमा तक वे एफआर से असंगत होंगी। एफआर मतलब फंडामेंटल राइट्स को एफआर लिखा है, मूल अधिकार को है, तो असंगत होंगी। असंगत का मतलब ही होगा कि मतलब जो भी उस लॉ से संबंधित जो भी प्रोविजंस हैं वो क्या कर रहे होंगे, मतलब इसको फंडामेंटल राइट्स को वायलेट ना कर रहे हों, या फिर कहीं हनन ना कर रहे हों, या फिर कहीं उनका अल्पीकरण ना कर रहे हों। ये सारी चीजें देखी जाएंगी। तो ये है, मतलब कुल मिला के फंडामेंटल राइट्स पे प्रभाव ना डाल रहे हो। अब ये कैसे देखा जाता है, क्या है, पता कैसे लगेगा किस सीमा तक वे एफआर से असंगत है। तो इस ये चीज जानने के लिए कि किस सीमा तक वे असंगत है, जानने के लिए दो सिद्धांतों के तहत समझा जाता है। और ये दो सिद्धांत जो हैं वो क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी या सेपरेबिलिटी भी कहते हैं इसे, और डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। अब ये जो दो सिद्धांत हैं ये तो हम आगे समझेंगे, उससे पहले ये सिद्धांतों को के आधार पर कौन ये फंडामेंटल राइट के रेस्पेक्ट में चेक करता है कि ये जो लॉ के प्रोविजंस हैं ये फंडामेंटल राइट्स से असंगत हैं कि नहीं है। देखा तो इन सिद्धांतों के आधार पर जाता है, लेकिन ये काम कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसको, अब इस चीज को कहा जाता है, न्यायिक पुनरावलोकन के नाम से जानते हैं हम, जुडिशियल रिव्यू के नाम से। तो जुडिशियल रिव्यू के लिए सुप्रीम कोर्ट के लिए आर्टिकल 32 के तहत हम वो मतलब फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम जो भी अगर हमारा वायलेट हो रहे होंगे तो हम 32 के तहत तहत जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। और उस फिर वो उस चीज का न्यायिक पुनरावलोकन करता है, और हम हाई कोर्ट में जो है आर्टिकल 226 के तहत जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा कोई उल्लंघन हो रहा हो फंडामेंटल राइट्स का तो हम वहां जाते हैं। लेकिन विधियों के मामले में अभी हम आगे समझेंगे। और दूसरी बात क्या है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, अब इसके बारे में भी आगे समझेंगे। तो अभी पहले ये समझते हैं कि ये चेक तो करा जा रहा है इन दो सिद्धांतों के आधार पर। कौन चेक कर रहा है, जब हम कोर्ट जाते हैं किसी मैटर को लेके फंडामेंटल राइट से संबंधित, तो इन चीजों को लॉ को इन दो आधारों पर चेक कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अब देखते हैं क्या है। अब ये पहला सिद्धांत जो है वो हमने बताया क्या है, पृथक्करण का सिद्धांत, या इसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी या फिर सेपरेबिलिटी। ठीक है, तो अब साधारण भाषा में अब क्या कहें, संविधान लागू होने से पहले के लॉ पे होता है ये। अगर हम देखें तो लॉज जो हैं एफआर के रेस्पेक्ट में फिल्टर करे जाते हैं, फंडामेंटल राइट्स के रेस्पेक्ट में। तो जो भी भाग फिल्टर हो गया वो वैध है, और जो फिल्टर नहीं हुआ वो एफआर से असंगत है। यानी कि अगर असंगत है तो उसे सेपरेट कर दिया जाता है, उसे हटा दिया जाता है। ठीक है, तो जो भाग वैध है वो लागू रहता है, और जो असंगत हो गया वो समाप्त कर दिया जाता है। और यदि अवैध भाग यानी कि इनवैलिड पार्ट जो भी है एफआर से, वो अगर अलग करना संभव ना हो तो पूरी विधि ही समाप्त कर दी जाती है, पूरे लॉ को ही खत्म कर दिया जाता है। अब देखो इसकी सबसे पहले एक केस से समझते हैं, फिर इसको समझेंगे कि किस तरीके से काम करता है। अब जैसे केस है ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। तो इसमें क्या कहा गया था कि इसमें क्या था, एक है एक्ट था प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट। ये किससे पहले का था, यानी कि
पहले का था, उससे संविधान लागू होने से पहले का। तो उसमें एक सेक्शन था, सेक्शन 14। तो उसको चैलेंज किया गया था, किस आधार पे, कि ये माना गया था ये इनकंसिस्टेंट है। तो इसके लिए कहाँ चैलेंज करा जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में। तो कोर्ट में जब इसे चैलेंज किया गया तो इसमें सेक्शन 14 कहता क्या था? इस सेक्शन 14 कहता था कि कोई भी पर्सन अगर डिटेन हुआ है तो वह कोर्ट में, मतलब सेक्शन 14 के तहत अपने ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन को डिस्क्लोज नहीं कर सकता, जबकि ये जरूरी है। तो इसको माना गया था कि ये इनकंसिस्टेंट है। तो अब ये फंडामेंटल राइट्स तो लागू जबकि 26 जनवरी 1950 के बाद हुए थे, तो ये केस जो है उसके बाद का ही है, 1950 का ही है। तो अब ये बात आती है कि इसमें कहा गया, तो अब क्या करा गया कि कोर्ट के पास गया तो कोर्ट ने इसे डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी शुरू की इस पर। अब कैसे क्या चीज करेगा वो? उसने क्या करा, एक ये फिल्टरिंग टूल ले लिया, मान लिया एक छनली ले ली, एक इस तरीके से फिल्टरिंग टूल ले लिया। वो क्या देखा, वो इस तरीके का टूल यूज करे कि सारे प्रोविजंस जो हैं वो इसमें डाल दिए गए। मान लिया एक एग्जाम्पल के तौर पे। अब वो जो प्रोविजंस इससे बाहर निकल गए, यानी कि वो तो फंडामेंटल राइट्स से मैच करते थे, मतलब उनसे फंडामेंटल राइट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और कुछ जो थे वो इसमें अटक सकते हैं, जो फंडामेंटल राइट से असंगत हैं, यानी कि जो वायलेट कर रहे हैं फंडामेंटल राइट से। तब पूरा ऐसा किया गया इसके साथ में, इस जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के साथ में। तो सेक्शन 14 था, वो इसे पार नहीं कर पाया, यानी कि ये क्या हुआ, फंडामेंटल राइट से असंगत था, यानी कि ये क्या हो गया, इनवैलिड। और बाकी सारे जो प्रोविजंस थे इसे पार कर गए, यानी कि ऑल प्रोविजंस ऑफ लॉ एक्सेप्ट सेक्शन 14, ये सब क्या थे, वो वैलिड पाए गए। तो अब यही बात आई, जो इनवैलिड पार्ट था इसे हटा दिया गया, यानी कि सेक्शन 14 हटा दिया गया। अब बाकी जो बचा हुआ पार्ट था वो एक्ट में वैलिड रहा। तो ये कहा, ये चीज हुई। 13(1) कहता है, ये क्या है, प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज की बात करता है, उसके तहत ऐसी स्टेट, द स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा का केस था 1951 का। इसमें सेक्शन 13(B) था, वो क्या था, ऐसा था कि जो इनवैलिड था तो उसे हटा दिया गया, बाकी रेस्ट पार्ट एक्टिव रहा। यानी कि सेम कंडीशन, यानी कि ये अगर फिल्टर करेंगे तो ये फिल्टर नहीं होगा। ये कोई फिल्टर, कोई वास्तव में फिल्टर नहीं है, एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है कि ये हम इस तरीके से करते हैं, सारे प्रोविजंस को उसके रेस्पेक्ट में देखते हैं। अब ये आएगा दूसरा सिद्धांत, मतलब इसी का जो सिद्धांत में दूसरी बात। अब अलग अलग चीजें हैं। अब केस अगर अगला देखें तो ये क्या कहता है, यदि अवैध भाग को अलग करना संभव ना हो तो पूरी विधि समाप्त हो जाएगी, जैसा कि मैंने पहले बताया था। अब कैसे हो जाएगी, अब मान लिया एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये लाया कब, RMDC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 13 वो 1957 का केस था। उसमें डॉक्ट्रिन को इसको एक्सप्लेन किया गया। कैसे किया गया, तो उसमें बताया गया कि लेजिस्लेचर के लॉ बनाने के इंटेंशन को समझना जरूरी है। यानी कि किसके, पार्ट 3 के रेस्पेक्ट में देखेंगे। जो पार्ट 3 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे कि इसका आखिर लॉ बनाया था, जो कानून बनाया है लेजिस्लेचर ने, उसका इंटेंशन है क्या। अब अगर मान लिया उस एक्ट में 25 सेक्शन है, मतलब सारे सेक्शंस उसमें जो दिए हैं 25 सेक्शन है, और इन 25 सेक्शन में 5 सेक्शन ऐसे हैं जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में हैं, यानी कि उनको वायलेट कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, इन 5 को तो हटा देंगे, अब बाकी 20 बचे उसमें। अब 20 सेक्शन बचे। अब ये क्या है कि अगर ये 20 सेक्शन जो बचे हैं, ये 20 सेक्शन के बाद में, बचने के बाद में, उस जो एक्ट का कोई महत्व नहीं रह जाता, जिस वजह से हमने जिस इंटेंशन से उसको बनाया था। जब महत्व ही नहीं बचा तो हम इसका करेंगे क्या, इस लॉ का या इस विधि का। तो फिर क्या करा जाएगा, फिर भैया इसे तो, इससे तो अच्छा है इसे समाप्ति कर दो, नया कानून बनाओ। तो इसे समाप्त मान लिया जाएगा। तो समाप्त मान लिया जाएगा, ये भी चीज जरूरी है समझना। ठीक है, अब आते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स क्या कहता है। उसमें तो दो बातें हो गई कि जो पार्ट इनवैलिड है वो हटा दो, अगर उसे हटा देने के बाद में ज्यादा है तो हटा देने के बाद में एक्ट की कोई वैल्यू नहीं रहती है, उसका कोई महत्व नहीं रहता, तो पूरा एक्ट ही खत्म कर दो। अब डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स क्या कहता है। इक्लिप्स का मतलब होता है, इक्लिप्स जो है हमने देखा होगा चंद्र ग्रहण, कि मतलब किस तरीके से चांद पे ग्रहण लग जाता है, वो छिप जाता है। तो ऐसे इसी को कहा जाता है टू हाइड
ग्रहण या फिर आच्छादन का सिद्धांत। अब डॉक्टर और इक्लिप्स क्या कहता है? एक तो बात कहता है कि एफआर फंडामेंटल राइट्स जो हैं प्रोस्पेक्टिव इन नेचर में है, यानी कि ये अब इस चीज को भी आगे एक केस से समझेंगे तभी क्लियर होगा, लेकिन अभी हम आपको इसका अगला पार्ट समझाते हैं। डॉक्टर नो इक्लिप्स क्या कहता है? अगर प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज हैं जो उनके जो भी कोई उनमें प्रोविजन है वो इनकंसिस्टेंट है एफआर से, बात वही है, एफआर से इनकंसिस्टेंट है, देन दैट प्रोविजन विल नॉट बी नलिटी और वॉइड अब इनिशियो, यानी कि अब इसके हिसाब से अब ये शून्य नहीं होगा। जैसे हमने उसमें लिया तो हमने कहा कि वो शून्य हो जाएगा, लेकिन अब क्या करेंगे? डॉक्टर इक्लिप्स ये कहता है कि हम उसे शून्य नहीं मानेंगे, खत्म नहीं मानेंगे। वो क्या कर देंगे? हम उसे निष्क्रिय कर देंगे उस टाइम के लिए कि अभी एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव कर दिया, लेकिन वो क्या है, डोरमेंट स्टेट में रहेगा, यानी कि कहते हैं ना सो, निष्क्रिय अवस्था में, यानी सो जाएगा वो, स्लीपिंग कंडीशन में चला गया वो। मतलब कहने का ये है कि हमने पहले लगाया डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी, उसके बाद में जो सेक्शन रह गया उसको हमने खत्म नहीं कर दिया, बल्कि वो लॉ में इनएक्टिव हो गया है, इनएक्टिव हो गया है। अब इसको आगे केस में समझेंगे कि इनएक्टिव क्यों किया। हमने उसे शून्य नहीं किया, इनएक्टिव किया है, उसे निष्क्रिय किया है, अन इनफोर्सेबल किया है, हमने उसे डोरमेंट किया है, या हमने उसे स्लीप इन कंडीशन में दे दिया है। तो उस पार्ट को अब क्या कहते हैं? यानी कि जो भी पार्ट फिल्टर नहीं हुआ, वही बात मैंने बताई है, उसे हमने क्या कर दिया? इनवैलिड पार्ट को हमने इस तरीके से हाइड कर दिया, यानी कि उसे शैडो कर दिया। अब वो इस एक्ट में एक्टिव नहीं है, लेकिन वो शून्य भी नहीं हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब तीसरी बात कही गई है कि मतलब अब इसको समझने के लिए एक मतलब इसके भूतल, अब देखिए, अच्छा, ये रेट्रोस्पेक्टिव की बात आती है। एफआर भूतलक्षी नहीं है, यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो लागू जब 26 जनवरी 1950 के बाद हुए थे, तो इसका कहना यह है कि इस पॉइंट का कि अगर कोई केस इससे पहले किया हुआ है और उसमें सजा मिली हुई है, 26 जनवरी 1950 से पहले है और उसमें किसी को सजा मिली है, तो जो कोर्ट है वो उसे फंडामेंटल राइट, उसके उन प्रोविजंस को, यानी कि उस लॉ के उन प्रोविजंस को इस तरीके से देखेगा कि वो जो है फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में हो तब भी कोई बात नहीं है, लेकिन वो केस उससे पहले का होना चाहिए। तो उसमें जो भी कोर्ट सजा देगा या जो भी कोर्ट डिसीजन लेगा तो वो पिछले उनके हिसाब से लेगा कि फंडामेंटल राइट्स जब लागू नहीं थे। लेकिन वही केस उन्हीं मतलब लॉ के अकॉर्डिंग कोई केस हुआ और किसी ने मांग की 26 जनवरी 1950 के बाद, तो तब उसको देखा जाएगा किस तरीके से, तब फंडामेंटल राइट्स के रेस्पेक्ट में देखा जाएगा, उसको चेक किया जाएगा। फिर ये जो सिद्धांत है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी और डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, ये काम करेंगे दोनों। यानी कि पहले डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी काम करता है, उसे सेपरेट कर दिया जाता है, फिर इक्लिप्स करता है, यानी कि उसे हाइड कर दिया जाता है, शेडो कर दिया जाता है, या उसे डोरमेंट कंडीशन में ला दिया जाता है। अब वही बात ऐसी आती है कि जो है एक केस है केशव माधव मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इसके तहत पिटिशनर ने कहा कि संविधान 3 के लागू होने के बाद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलने के कारण, इंडियन प्रेस इमरजेंसी एक्ट है जो 1931 का था, ये असंवैधानिक है, इसलिए पिटिशनर को जो भी चार्ज किया गया था वो सही नहीं है और उसे चार्ज हटाया जाए। मतलब उससे ये चार्ज पहले ही लग गए थे, 26 जनवरी 1950 से पहले ही ये चार्ज लग गए थे। तो उसने कहा भैया मेरे पे जो भी चार्ज लगे हैं इस एक्ट के माध्यम से अब हटा दिए जाए, क्योंकि अब तो भैया फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग ये बात सही नहीं बैठती है जो मुझ पे चार्ज लगाए गए हैं। तो कोर्ट ने इसमें ये कहा कि भैया तुम्हारा केस जो है वो किससे पहले का है? 26 जनवरी 1950 से पहले का है, और फंडामेंटल राइट्स जो है वो भूतलक्षी नहीं है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, यानी कि पिछले समय काल में नहीं लगेंगे। अब कोई ऐसी घटना घटी होती और अब तुम पे ऐसा कोई केस लगता तो लगते, लेकिन पहले का तुम पे केस चल रहा है तो उस पे नहीं लगेंगे। ये सब फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में हो चाहे कोई भी बात, तो वो जो भी आप पे कार्रवाई चल रही है वो भैया पिछले हिसाब से चलेगी, और मतलब हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है वो भूतलक्षी नहीं है।
यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। तो ये क्लियर हुआ हमारा एक केस से। अब आगे आते हैं। अब मैंने कहा था जो पार्ट अगर इनएक्टिव कर दिए गए, यानी कि इनएक्टिव मतलब निष्क्रिय कर दिए गए, डोरमेंट कर दिए गए, या फिर स्लीपिंग कंडीशन में दे दिए गए। अब वो एक्टिव भी हो सकते हैं। अब इसी में डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स में एक और एग्जांपल से समझते हैं, बीकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी के केस से समझते हैं। अब उस क्या विरार मोटर व्हीकल एक्ट 1947 का था, यानी कि क्या है, प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, 1947 का है। तो इसके तहत गवर्नमेंट को मोटर ट्रांसपोर्ट व्हीकल को टेक ओवर करने के लिए ये एम्पावर करता है, यानी कि सारी शक्तियां मोटर ट्रांसपोर्ट व्हीकल से बिजनेस से संबंधित किसने टेक ओवर कर ली, गवर्नमेंट ने, यानी कि पूरी तरीके से वह देखेगा। अब आर्टिकल 19 आ गया 26 जनवरी 1950 के बाद में। तो आर्टिकल 19 के हिसाब से इनके जो सेक्शंस हैं, उनके कुछ सेक्शंस को इक्लिप्स कर दिया गया। परंतु बाद में क्या हुआ, आर्टिकल 19 में भी अमेंडमेंट हुआ। अब कुछ आर्टिकल 19 में कुछ अमेंडमेंट ऐसा हुआ जिसके कारण जो भी ये जो सेक्शंस थे, इसके कुछ सेक्शन इक्लिप्स कर दिए गए थे, यानी कि जो वॉयल अब चेंजेज अमेंडमेंट के बाद में ये वॉयलेशन नहीं कर रहे थे उन सेक्शंस का, यानी कि जब आप फिर से वॉयलेशन नहीं कर रहे हैं या फंडामेंटल राइट्स के संगत हो गए, यानी कि उसके फेवर में हो गए, अब फंडामेंटल राइट्स पे कोई प्रभाव नहीं डाल रहे हैं, तो इसलिए इन सेक्शन को फिर से एक्टिव कर दिया जाएगा। यही इसे कहते हैं कि इनएक्टिव, यानी कि इसीलिए उसको सुला दिया गया था स्लीपिंग कंडीशन में, कि जब आगे जरूरत पड़े तो उसको दोबारा एक्टिव कर दिया जाए। अगर शून्य कर देते तो फिर उसमें नए क्लॉजेस जोड़े जाते, लेकिन अब वो जो प्रोविजंस हैं वो इनएक्टिव कर दिए गए थे, लेकिन अब ये चीजें फंडामेंटल राइट्स में ही चेंज हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग अब ये ठीक बैठ रहे हैं, तो अब इन्हें पुनः एक्टिव कर दिया गया है। इसे कहते हैं कि सोए हुए पार्ट को पुनः एक्टिव करना। ये भी हो गया। अब क्या कह रहे हैं कि एक केस और आया। अब इस केस के अकॉर्डिंग अगर मान लिया किसी लॉ में फंडामेंटल राइट्स से संबंधित बात आ रही है, तो अब उसमें क्या होता है कि फंडामेंटल राइट्स, अब क्या आती है इसमें फंडामेंटल राइट्स, किसी लॉ में जो हैं फंडामेंटल राइट्स किस किस को मिलते हैं, यानी कि व्यक्तियों को मिलते हैं, और किसको, सिटीजन्स को और नॉन सिटीजन्स को मिलते हैं। तो अगर मान लिया कि किसी लॉ में कुछ जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो केवल सिटीजन्स को मिले हैं, 15, 16, 19, 29, 30, इन्हीं में से कोई एक वायलेट हो रहा हो जो केवल सिटीजन्स को मिल रहे हैं, तो क्या इस आधार पे हम उस लॉ को, उस पार्ट को शून्य कर सकते हैं या फिर डोरमेंट कंडीशन में ला सकते हैं। तो इसमें ये चीज़ पे सोचने पे सोचा गया, तो ये कहा गया कि अगर ऐसा कोई चीज़ आ रही है कि किसी लॉ में कि केवल सिटीजन्स को मिलने वाले जो फंडामेंटल राइट्स हैं वही वायलेट हो रहे हों अगर, तो क्या करा जाएगा कि उसको हम उस पूरे उसको नहीं इनवैलिड करेंगे, तो केवल वो जो होंगे वो केवल सिटीजन्स के लिए क्या हो जाएंगे, सिटीजन्स के लिए वो इनएक्टिव होंगे। बाकी जो है विदेशी नागरिकों के लिए तो वो लॉ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है फंडामेंटल राइट्स पे, तो उनके लिए एक्टिव रहेंगे। तो यानी कि किसी में लॉ में ऐसा भी हो सकता है कि वो केवल सिटीजन्स के लिए वो प्रोविज़न इनएक्टिव कर दिया जाए और बाकी सबके लिए एक्टिव रहे। और इसी तरीके से कोई अगर कंपनी के से संबंधित फंडामेंटल राइट्स से के वायलेट होने से संबंधित कोई मामला आता है तो कंपनी को तो मिलते ही नहीं है, तो इसलिए उनके लिए भी वो प्रोविजंस एक्टिव रहेंगे। तो ये इसका मतलब क्या हुआ, जिनके लिए फंडामेंटल राइट्स ग्रांटेड नहीं है उनके लिए ये एक्ट के सारे प्रोविजंस वैलिड रहेंगे। अब ये इसको इस केस से समझिए। इसमें क्या किया गया है, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेज अंबिका मिल्स 1974 का केस है। तो इसमें पिटिशनर ने बॉम्बे वेलफेयर एक्ट 1953 को असंवैधानिक बताया था। उन्होंने इसे 19(1)(f) के तहत वायलेट कर रहा है ये कहा था। तो इसके तहत ये निर्णय हुआ है कि जो FR इसमें जो कोर्ट ने कहा, उसने कहा कि जो फंडामेंटल राइट्स है केवल व्यक्तियों को दिए जाते हैं, और ये जो पिटिशनर है वो कौन है, अंबिका मिल्स की बात चल रही है। तो जो है मिल है उसको तो नहीं दिए जा सकते क्योंकि केवल व्यक्तियों के लिए हैं। तो इसीलिए उसमें कहा गया कि अगर सिटीजन्स के लिए कोई फंडामेंटल राइट्स से संबंधित बात है तो सिटीजन्स के लिए तो वो पार्ट इनवैलिड हो जाएगा, लेकिन अन्य नागरिकों और अन्य संस्थाओं के लिए
वो स्टिल ऑपरेटिव, यानी कि वो ऑपरेटिव रहेगा पार्ट, यानी कि पूरा एक्ट जो है इनवैलिड नहीं माना जाएगा। तो इसी में कहा गया था फंडामेंटल राइट्स जिनको ग्रांटेड है उनके लिए, तो अगर उनसे संबंधित है तो उनके लिए तो रहेगा, मतलब इनवैलिड हो जाएगा, और जिनके लिए फंडामेंटल राइट वो वाला ग्रांटेड नहीं है उनके लिए एक्टिव रहेगा। तो ये भी हो गया, इतने सारी चीज़ हो गई। अब 13(2) क्या कहता है? 13(2) कहता है कि 26 जनवरी 1950 के बाद जो पार्लियामेंट ने कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगी पार्लियामेंट जो फंडामेंटल राइट से असंगत हो, तो ऐसे कोई कानून नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, अगर कोई ऐसी विधि बनाई भी जाती है फंडामेंटल राइट से असंगत हो तो वो उस सीमा तक शून्य होगी जिस सीमा तक वह एफ फंडामेंटल राइट से असंगत है। इसे भी उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर चेक किया जाएगा, और वो अगर इनवैलिड होंगे तो उनको शून्य कर दिया जाएगा। अब 13(3) क्या कहता है? अब 13(3) कहता है कि विधि क्या है, विधि के अंतर्गत क्या है। तो हम ये तो जानते हैं लॉ संसद या फिर विधानमंडल या लेजिस्लेचर बनाता है, वो तो हम सभी जानते हैं। लेकिन विधि के अंतर्गत और क्या कहते हैं, राज्य के अंतर्गत विधि का बल रखने वाले सभी चीज़ें आएंगी। अब वो कौन कौन सी चीज़ें आएंगी उसको बताया गया है। अध्यादेश जो हैं वो भी विधि के अंतर्गत आएंगे। कार्यपालिका विधान जो हैं जैसे उपविधि है, नियम है, रेगुलेशन है, आदेश हैं, अधिसूचनाएं हैं, यानी कि ये जो हमारा कार्यपालिका से संबंधित जो भी ये वाले नियम हैं ये सारी चीज़ें विधि के अंतर्गत आएंगे। और विधि की शक्ति रखने वाली कुछ रूढ़ी और प्रथाएं भी आएंगी। तो ये सारी चीज़ें विधि के अंतर्गत आएंगी। अगर ये इनमें से कोई भी चीज़ फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रही है तो उसको फिर उसी आधार पर चेक किया जाएगा, उन्हीं सिद्धांतों के आधार पर। और लॉ इन फोर्स क्या कहता है, इसका बी पार्ट, लॉ इन फोर्स में क्या इंक्लूड किया जाता है? इसके अंतर्गत संविधान के प्रारंभ से पहले जो लेजिस्लेचर या किसी सक्षम अधिकारी द्वारा बनाई गई विधि है जो पहले से रिपील्ड मतलब निरसित नहीं की गई है, चाहे वो ऐसी विधि या इसका कोई भाग उस समय पूर्णतः या विशिष्ट क्षेत्रों में परिवर्तन में नहीं है, तो उसे लॉ इन फोर्स कहा जाता है। मतलब संविधान से पहले की लेजिस्लेचर की बात की जा रही है, मतलब लेजिस्लेचर या किसी अधिकारी द्वारा बनाई गई विधि की बात की जा रही है। अब इसमें सबसे बड़ी बात आती है, पर्सनल लॉज नहीं आते हैं। सारी चीज़ें तो देख लें, लेकिन पर्सनल लॉ आर्टिकल 13 में लॉ नहीं माना जाता। यानी कि इस पर्सनल लॉ से संबंधित कोई फंडामेंटल राइट्स वायलेशन की बात आएगी तो उससे संबंधित यहाँ पर ये सारी चीज़ें डॉक्ट्रिन्स वगैरह नहीं लगाई जाएंगी। अब क्या बात है, 13(4) क्या कहता है कि संविधान संशोधन को विधि माना जाए कि नहीं माना जाए। अब वो क्यों ऐसा आया नियम, ये इसलिए हुआ 24वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया कि संविधान संशोधन को भाग 3 के संदर्भ में विधि नहीं माना जाएगा। ऐसा है, ये सब इसलिए करा गया कि मान लिया कि फंडामेंटल राइट्स को कोई लॉ वायलेट कर रहा है, मान लिया, अब पता लगा कि हमने अमेंडमेंट किया और फंडामेंटल राइट्स को ही चेंज कर दिया हमने, कि अब वो कानून जो है उसके अकॉर्डिंग फंडामेंटल राइट्स चेंज हो गया, तो वही है वो विधि वैलिड हो गई। तो क्योंकि वो फंडामेंटल राइट्स को अब नहीं करेगी, तो इस कंडीशन में क्या हम अमेंडमेंट के लिए हम जा सकते हैं कोर्ट में और ये कहें कि भैया ये तो हमारा अमेंडमेंट ही हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है? तो इसमें यही कहा गया कि संशोधन जो किया जा रहा है, अमेंडमेंट किया जा रहा है, उसको विधि माना ही नहीं जाएगा। यानी कि उसकी वजह से हम कोर्ट में जाके हम ये चैलेंज नहीं कर सकते कि भैया इसे, क्योंकि विधि को ही चैलेंज करेंगे ना हम। अब हम इसे विधि नहीं मान रहे तो किसी अमेंडमेंट को हम चैलेंज ही नहीं करेंगे। तो इसमें शंकरी प्रसाद बनाम केरल स्टेट का एक केस है, तो वो बहुत फेमस केस है, आगे पढ़ेंगे उसके बारे में सब कुछ। लेकिन उसमें ये कहा गया कि भैया मतलब विधि तो नहीं माना जाएगा इसके तहत, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं किया जा सकता कि कोई भी जो अमेंडमेंट है वो करने से मतलब जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, बेसिक स्ट्रक्चर को हानि नहीं होनी चाहिए। अब बेसिक स्ट्रक्चर वाली चीज़ को हम पढ़ेंगे डिटेल में अगले उसमें, वो उस पर कई केसेस हैं, उसके बाद में वो बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आएगा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। लेकिन संविधान संशोधन को हम विधि नहीं मानते हैं, और 13(1) के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब ऐसे ही एक है अधित्याग का सिद्धांत, ये भी जान लीजिए। डॉक्टर नॉफ वेबर कहते हैं क्योंकि फंडामेंटल राइट्स का त्याग नहीं किया जा सकता, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स व्यक्ति को तो दिए जाते हैं, लेकिन वो व्यक्तिगत हित के लिए नहीं है, वो
समाज हित के लिए दिए जाते हैं व्यक्ति को। तो ये भी चीज़ है। तो इस तरीके से हमने समझ लिया कि 13 1 2 3 और 4 क्या क्या कहते हैं और इनसे संबंधित केसेस क्या हैं। अब आप हम आगे सीखेंगे जो है बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो मानवीय का WCIS आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। धन्यवाद। अब आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।